हेलो एवरीवन। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव परिणाम कल आए। ये परिणाम चौंकाने वाले रहे। खासकर अगर हम बात करें हरियाणा को लेकर के, जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीधी टक्कर थी, जिसमें बीजेपी लगातार यहां पर तीसरी बार सरकार बनाती आ रही है। लेकिन सभी एग्जिट पोल्स को अगर हम देखें तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी। तो एक तरीके से रिजल्ट जो है वो शॉक करने वाला था। यहां पर बीजेपी की सरकार जो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही थी वो यहां पर बन गई है, और कांग्रेस जिसे जीतते हुए दिखाया जा रहा था वो यहां पर हार गई है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के यहां पे पॉलिटिकल एनालिसिस भी आज हम करेंगे इसे पूरे इलेक्शन को लेकर के, कि कांग्रेस कैसे यहां पर हरियाणा को जीतने से चूक गई और बीजेपी कैसे यहां पर एंटी कह सकते हैं सोशल जो रिस्पांस था यहां पर बीजेपी के विरुद्ध, एंटी बीजेपी जो वोटिंग की प्रक्रिया थी, जो माहौल था, वो कैसे उन्होंने चेंज किया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो काफी सारी यहां पे स्टोरीज आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे, जहां पे बीजेपी के हिस्टोरिक विन को इसमें दिखाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इलेक्शंस को लेकर के भी यहां पर न्यूज आपको देखने को मिल रही है। हरियाणा जो कि एक यहां पे सबसे ज्यादा शॉकर एक न्यूज यहां पर लेकर आया है, और जिसमें यहां पर सभी को एक उम्मीद यहां पर थी कि कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज हम यहां पर इसमें समझने का प्रयास करेंगे जो ये विधानसभा के चुनाव रहे हैं, इसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर में यहां पर जो कुर्सी है, जो यहां पर जिसकी लड़ाई होती है, वो आखिर जीता कौन और कैसे यहां पर जीता है। सबसे पहले यहां पे देखिए जो वोटिंग यहां पे परसेंटेज है हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो हरियाणा में हम देख रहे हैं यहां पर बीजेपी जो है 46 यहां पर 90 में से यहां पर देखा जाए टोटल 90 सीट है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में भी 90 हैं। और इनके लिए जो सरकार बनानी थी जिसमें 46 आपको हरियाणा में चाहिए था, इसमें 48 जो सीट है वो बीजेपी जीत चुकी है और बहुमत के साथ यहां पर अपनी सीट बना रही है, यानी सरकार बना रही है। दूसरी तरफ यहां पर हम देखें जम्मू कश्मीर में भी यहां पर आपकी 90 सीटें हैं, और यहां पर कांग्रेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहां पे गठबंधन करके सरकार बनाएगी, उनको भी एक तरीके से पूर्ण बहुमत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहां पर 29 सीट ही मिली हैं। पिछली बार के यहां पर देखें 2014 में चुनाव हुआ था, उससे यहां पे 4 सीटें ज्यादा रही हैं, लेकिन यहां पे सरकार नहीं बना पाएगी। आइए यहां पे हरियाणा के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का जो परिणाम हमें देखने को मिला है, विधानसभा का जो ये रिजल्ट आया है, इसमें हम देख रहे हैं कि नेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की जो जोड़ी है बाप बेटे की, और इनका कांग्रेस के साथ यहाँ पे गठबंधन है, और इनको यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिल चुका है, क्योंकि 48 सीटें यहाँ पर दोनों को मिलाकर बन रही हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंस ने करीब 42 सीटें यहाँ पर आपको जीत ली हैं और कांग्रेस ने यहाँ पे 6 सीटें। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो उन्होंने 29 सीटें यहाँ पर जीत दर्ज की है। पीडीपी जो कि यहाँ पर महबूबा मुफ्ती की यहाँ पर पार्टी है, उन्होंने 3 सीटें यहाँ पर जीती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी, जेपीसी और सीपीआईएम के खाते में भी यहाँ पर एक सीट आई है। 7 यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, और 90 विधानसभा वाली सीटों में जो जीत का आंकड़ा था या सरकार बनाने का जो आंकड़ा था वो 46 होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर 48 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बना रही है। सीएम कौन बनने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर के अगले सीएम के तौर पर यहां पर हम देखें तो फारूक अब्दुल्ला के बेटे जो हैं उमर अब्दुल्ला जो हैं वो यहां पर सीएम बनने के लिए उनको एक तरीके से नामित किए जाने की बातें यहां पर आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग शेयर आपको देखने को मिला है, इसमें हम देखें तो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती के बेटी इल्तिजा मुफ्ती, ये यहाँ पर सीट अपनी हार गई हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी हार को स्वीकार लिया है। वहीं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं रविंदर रैना ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की यहाँ पर सरकार न बनने के कारण उन्होंने एक तरीके से हार के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। जम्मू कश्मीर के यहाँ पर वोटिंग की बात करें तो 18 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक 3 फेज में करीब 63.88% यहाँ पर वोट पड़ा है, और 10 साल में यहाँ पर आपके चुनाव हो रहे हैं। लास्ट यहाँ पे 2014 में चुनाव हुए थे, और चुनाव जो है 65% तब यहाँ पर वोटिंग हुई थी, और इस बार देखा है तो 1.12% आपको कम वोटिंग हुई है। तो ये जम्मू कश्मीर के वोटिंग के बारे में हमने यहाँ पर विधानसभा की जो स्थिति है, जो इलेक्शन हुआ है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। बात करते हैं आपके हरियाणा जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा और एक शॉकर यहाँ पे न्यूज लेकर आया है। हरियाणा को लेकर के देखिए जो एग्जिट पोल्स आपके सभी दिखाए गए थे, ऐसा नहीं कोई एक यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे देखिए आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यहाँ पर जितने भी सोर्सेज चाहे दैनिक भास्कर, पीपुल पल्स, रिपब्लिक मैट्रिक्स, सभी ने यहाँ पे 44 से 54, 55 से 62, 45 से 53, 50 से 58,
55 से 62 सीटें यहां पर आपको दिखा रही हैं। वहीं अगर हम देखें आपको एग्जिट पोल जो है जम्मू कश्मीर में यहां पर बीजेपी को सरकार बनते हुए नहीं दिखाई दी, जो कि यहां पे आपको सही साबित हुआ है। यहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी को यहां पर सीट मिलते हुए दिखाई दी थी, ये यहां पे सही साबित हुआ है। लेकिन हरियाणा को लेकर के जो एग्जिट पोल आपको दिखाए गए थे वो पूरी तरीके से यहां पर गलत साबित होते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि जो रिजल्ट यहां पर आया है, जो टोटल यहां पे 90 सीट आपको थी, जो 46 यहां पर आपको बहुमत के लिए हरियाणा में आपको चाहिए था, रिजल्ट उसके परिणाम बिल्कुल उलट आए। बीजेपी को यहां पर 48 सीट मिली और यहां पे आईएनसी को सिर्फ 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दी और सरकार बनाने से यहां पर चूक गई है। अब इसके बाद यहां पर एक मुद्दा जो लगातार आपके हरियाणा के चुनाव में था, हरियाणा के चुनाव में अगर हम देखें तो 3 ही मुद्दे थे, जवान, किसान और पहलवान। बीजेपी ने यहां पर किस तरीके से इनको, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि हरियाणा के जो किसान हैं, इसके अलावा जो लगातार सरकार विरोधी यहां पे जो फॉर्म्स लेकर आए थे, जो कानून लेकर आए थे, उनको उनके द्वारा विरोध किया गया, काफी लंबे समय तक यहां पर उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया। पहलवानों ने भी काफी लंबे समय तक यहां पर देखा जाए तो सरकार के विरुद्ध यहां पर जो बृजभूषण थे उनके खिलाफ यहां पर काफी लंबे समय तक आंदोलन आपको किया गया। और वही बात यहाँ पे जवानों को लेकर के, तो अग्निवीर का जो मुद्दा था वो लगातार यहाँ पे चर्चा का विषय था और ये 3 मुद्दे थे जहाँ पर लगातार एक एंटी बीजेपी का माहौल बन गया था और बीजेपी को यहाँ पे सरकार बनते हुए देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन चीजें बहुत बदल जाती हैं किसान और पहलवानों को लेकर के। यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि आखिर कांग्रेस यहाँ पर चुनाव हारी तो हारी कैसे, और बीजेपी अगर जीती है तो वो जीती कैसे है। तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुद्दे थे उस मुद्दों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो मेन किसान और महिला पहलवानों के आंदोलन से मूलतः यहाँ पर बीजेपी के लिए यहाँ पर वोट नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, पहलवानों, किसानों और जवानों के आंदोलन यहाँ पर इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाकी जो यहाँ पर लोग थे, यहाँ पे जनमानस था, आम लोग थे, अन्य परिवार, व्यापारी और अन्य लोग यहाँ पर थे, वो इससे काफी ज्यादा यहाँ पर एक तरीके से चिढ़ गए हैं। और बीजेपी के चुनाव में नेताओं को किसानों से पिटते हुए भी देखा गया, वहां पर बीजेपी ने कोई उसका विरोध नहीं किया। किसानों के द्वारा देखा जाए तो जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको गांव में घुसने से रोक दिया जाता, तो इस तरीके की न्यूज लगातार बनती रही। हरियाणा में देखा है किसान आंदोलन जो है अधिकतर आपके जाट यहां पर आपको शामिल हुए और दूसरी जातियों के किसानों, व्यापारियों, अन्य वर्गों को लगा कि ये लोग यहां पे सत्ता में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, वो और भी ज्यादा उग्र हो सकते हैं, आंदोलन हो सकते हैं और समस्याएं यहां पे ज्यादा बढ़ सकती हैं। कुछ इस तरीके का माहौल शायद यहां पर आपको जनता के बीच बना और कहीं ना कहीं ये उनके लिए यहां पर एक बीजेपी के पक्ष में ये वोट आपको बनते चले गए, जहां पर सरकार ने यहां पे कोई अपनी तरफ से यहां पर डिसीजन ना लेकर के चीजों को वैसे ही यहां पर टॉलरेट करते गए। और धीरे धीरे यहां पे देखिए तो जो समस्याएं थी उस समस्याओं को उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से हल किया। दूसरी तरफ जो मुद्दा यहाँ पे जवानों को लेकर था, तो सरकार ने इसके लिए इसको एक योजना लेकर आए, जिसको यहाँ पर उन्होंने हरियाणा अग्निवीर पॉलिसी 2024 के नाम से यहाँ पर की। इस योजना के तहत जो जवानों का मुद्दा था उसको टारगेट किया गया। अग्निवीर के तहत जिनकी भर्ती होनी थी उनको भर्ती होने के बाद यहाँ पर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के संबंधित यहाँ पर योजनाएं देनी थी। 10% यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई, सरकारी नौकरी के यहाँ पर वादे किए गए अपने घोषणा पत्र में। और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करने से यहाँ पर आपकी जो कांग्रेस है वो यहाँ पर अपने घोषणा पत्र में करने से चूक जाती है, वो ऐसा कुछ यहाँ पर एक पुख्ता यहाँ पर इलाज नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं इसके कारण उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ओबीसी कॉस्ट को यहाँ पर देखा है 40% जो है हरियाणा के पॉपुलेशन में है, जिसका फायदा यहाँ पर आपको हरियाणा में ज्यादातर लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तो उनको किस तरीके से इसका रोल यहाँ पे नॉन जाट जो एक वर्ग था उसको यहाँ पर बीजेपी ने अपने पक्ष में करने की भी कोशिश की। तो जाति की जो राजनीति थी वहां पर भी बीजेपी के द्वारा खेल खेला गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस यहां पर इसमें पीछे रह जाती है। एंटी जाट जो वोट थे उसका ध्रुवीकरण की राजनीति यहां पर बीजेपी के लिए काम कर गई। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है एक आत्मविश्वास के कारण यहां पर ले डूबी। जो किसान, पहलवान, जवान वाला एक मुद्दा उन्होंने पकड़ा हुआ था, उस मुद्दे को बहुत ही आसानी से जो कांग्रेस के पक्ष में यहां पर वोट जाना चाहिए था उसे बीजेपी यहां पर खेल कर जाती है। अब यहाँ पे एंटी जाट वोट के संदर्भ देखें तो हरियाणा में जाट वोट जो है वो अधिकतर कांग्रेस और इनेलो को ही जाते रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में कुछ प्रतिशत जाटों का वोट बीजेपी को मिला था, पर अधिकतर वोट फिर भी कांग्रेस और इनेलो को मिले हुए थे। 2019 में देखें तो बीजेपी को जाटों का वोट शेयर और कम हो गया और जाट जो है कांग्रेस और जेजेपी में यहां पर बढ़ गए। यहीं से देखा जाए तो बीजेपी इस रणनीति पर काम करने लगी कि हरियाणा में जो है जाट वोट नहीं चाहिए बल्कि एंटी जाट जो वोट है उनके ध्रुवीकरण पर काम किया गया। और इसमें अगर हम देखें तो पंजाबी हिंदू, ओबीसी, ब्राह्मण पर यहां पर दांव खेला गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार किसी जाट की एंट्री नहीं हुई और राज्य बीजेपी का अध्यक्ष एक ब्राह्मण को बनाया गया। प्रदेश में देखा जाए तो सीएम एक ओबीसी को बनाया गया और आखिर में यहां पर बीजेपी के लिए यह दांव भी यहां पर काम कर गया
यानी कि जाट जो कि यहाँ पर एक विरोधी थी बीजेपी को लेकर के, उनको उन्होंने दरकिनार कर दिया और बाकी सारे वोटों को यहाँ पर अपनी तरफ कर लिया, जिसका तरीके से आप देख सकते हैं कि वो उनको सरकार बनाने में यहाँ पर एक या जिताने में एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा गए। इसके अलावा सीएम का जो चेहरा था वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया कि चुनाव के अंतिम मौके पे नायब सैनी को सीएम बनाना भी काम कर गया। इसके अलावा जो प्रशासन के विरुद्ध एक बवाल था एंटी इनकम्बेंसी का, तो उसके चलते यहाँ पे जब बीजेपी नेताओं ने कोई सवाल पूछता था, स्थानीय स्तर पर नेता यही कहते थे कि बस सरकार अब बदल गई है, अब सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि जो मनोहर लाल खट्टर थे उनको हटा करके नए यहाँ पे सीएम आ गए हैं, प्रशासन चेंज हुआ है, अब चीजें आपका काम यहाँ पर होगा, और इस तरीके से लोगों को एक दिलासा यहाँ पर दिया गया। और सैनी के सौम्य व्यक्तित्व को यहाँ पे काम कर गया, ज्यादा बोलते नहीं हैं। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के प्रमुख गुण को लेकर के, यहाँ पर ओबीसी अधिकारों को लेकर के, कानून बनाने को लेकर के, ऐसे कई सारे यहाँ पर बातें की गई, जनता के पक्ष में यहाँ पर बोला गया, और ये भी कहीं ना कहीं आपको बीजेपी के पक्ष में काम करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा देखा जाए तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री के चेहरे बदल करके बीजेपी ने यहां पर वोट जीते हैं और सरकार बनाई है। गुजरात में देखें तो उन्होंने ऐसा 2 बार यहां पर विधानसभा चुनाव में किया। 2017 में आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को यहां पर बनाया था। उत्तराखंड के चुनाव में अगर हम देखें तो 2022 में से पहले यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को पहले सीएम बनाया गया, और फिर यहाँ पर जो सीएम थे फिर उनको एक जगह पे तीरथ सिंह रावत को बनाया गया, और उनको हटा करके फिर यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी को बनाया गया। और पुष्कर सिंह धामी को बनाने के बाद आप देख सकते हैं उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी। इसी तरह त्रिपुरा में अगर हम देखें तो मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव थे, उससे कुछ महीने पहले विप्लव कुमार देव को हटा करके मणिक शाह को त्रिपुरा का सीएम बनाया गया, और उनके यहां पर देखा जाए तो उन्होंने भी 60 में से 32 यहां पर सीटें जीत करके त्रिपुरा में भी बीजेपी ने सरकार बनाई है। तो इस तरीके से लगातार यहां पर इन्होंने इसके संदर्भ में काम किया है। इसके अलावा बीजेपी ने पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर काम किया, और इस संदर्भ में यहाँ पर जैसे कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाना, कांग्रेस के मुकाबले हरियाणा में चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़मीनी स्तर पर उनके द्वारा काम किया जाना, और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो जो मुद्दे यहाँ पर बीजेपी के विरोध, जैसे विनेश फोगाट वाला मामला था, उस पर यहाँ पे चुनाव के दौरान कुछ नहीं कहा गया। विनेश फोगाट ने जरूर यहाँ पे कुछ संदर्भों में यहाँ पर पीएम को टारगेट भी किया, फिर भी यहाँ पर ना तो पीएम ने अपनी रैलियों में और ना ही बाकी यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने उनको टारगेट करके कुछ बोला, जिसके कारण यहाँ पर चीजें उनके विपक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दी। इसके अलावा नए उम्मीदवारों को यहाँ पर टिकट दिया गया, और बागियों को यहाँ पे अहमियत नहीं दी गई। बागी क्योंकि चुनाव के दौरान अगर सीट नहीं मिलती है तो दूसरी पार्टी में जाने वाला एक मुद्दा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार यहाँ पर ऐसा उन्होंने होता हुआ दिखाई नहीं दिया है, और बागियों को यहाँ पर भाजपा ने मैदान या टिकट आपको प्रोवाइड नहीं कराया। वहीं देखा जाए तो नए चेहरों को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दी गई, करीब 30 नए चेहरों को मैदान पर उतारा गया था। कई यहाँ पर बड़े नेताओं को वहाँ पर टिकट काट दिया गया था, और नए चेहरे जो आए वहाँ पर उन्होंने वोट जो है बटोरा भी, और बीजेपी के लिए यहाँ पर देखा जाता है सरकार बनाने में वहाँ पर एक प्रमुख भूमिका भी निभाई। इसके अलावा रैलियां और आरएसएस की भूमिका भी इसमें प्रमुख रही। आचार संहिता से पहले देखा जाए भाजपा ने ताबड़तोड़ रैलियां की, इसमें पीएम मोदी हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, कानून मंत्री मेघवाल हैं, अमित शाह यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। इनके द्वारा देखा जाए तो आपको आचार संहिता लागू होने से पहले कई सारी रैलियां की गई, और उसके बाद भी यहाँ पर बड़े स्तर पर जनसभाएं और रैलियां की गई, और देखा जाए इसके माध्यम से यहाँ पर बड़े स्तर पर हरियाणा को कवर करके अपने मुद्दों को, सरकारी यहाँ पर योजनाओं को उन तक पहुंचाया गया। ये काम यहाँ पर बहुत बखूबी स्तर पे आरएसएस के द्वारा भी किया गया। जो एक तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में आरएसएस वर्सेस बीजेपी का मुद्दा देखा था, यहाँ पे आरएसएस काफी काम करती है, और करीब 16,000 सभाएं जो है हरियाणा में आरएसएस के द्वारा की गई, और आरएसएस ने छोटी छोटी सभाएं की, लोगों के बीच जाकर के यहाँ पे काम किया, और संघ के कार्यकर्ता लोग सार्वजनिक स्तरों पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों को बता रहे थे, उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, जो यहाँ पे सीटें कमजोर थी वहां पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे थे, और इसके माध्यम से उनकी समस्याओं को समझ करके वोटिंग, और साथ ही किस तरह के लोगों को यहाँ पे टिकट दिया जाना चाहिए, किस तरह के लोगों को लेकर भावनाएं यहाँ पर क्या हैं, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम करके जो इनपुट्स यहाँ पे छोटे स्तर से बड़े स्तर पार्टी को यहाँ पर मिली, और एकजुट होकर यहाँ पे काम किया गया, हिंदू समाज के आह्वान जैसे बातें की गई, और वो सब कहीं ना कहीं मिल करके बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर वोट करता है, और कांग्रेस यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पिछड़ जाती है। तो हरियाणा और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार उसकी खुद की यहाँ पर हुड्डा, और साथ ही साथ ओबीसी का वोट, आत्मविश्वास जैसे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण बनती है। आज के न्यूज एनालिसिस में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।